हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के अगले नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो 20 से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि 20 क्वेश्चन मैंने आपको पिछली कक्षा में करवाया था, तो आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमारे 7000 व्यूअर्स कंप्लीट हो रहे हैं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और मैं माफ़ी चाहता हूं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ फैमिली रीजंस हो गए, इस वजह से मैं क्या है कि वीडियो ला नहीं पाया। आप लोगों ने धैर्य और सब्र रखा, कई बच्चों के मैसेज भी आए, तो इवन मुझे माफ़ करना। अगेन आई एम सॉरी फॉर दिस डिले एंड लेट ना करते हुए क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। तो आज हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? कंप्यूटर्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। क्योंकि आपको पता है कि पटवारी में जैसे 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर का है, और कांस्टेबल में, रेलवे में भी पूछे जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, और जो मैं को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो लगभग परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इवन नए क्वेश्चंस भी इनके इर्द गिर्द ही होंगे। तो इवन हमारे वीडियो को इसी तरह लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इवन बात करते हैं कि इनमें से कौन सी डेटा प्रोसेसिंग की विधि नहीं है। तो आपको पता है डेटा का प्रोसेस होना, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग है, एक बेंच प्रोसेसिंग है। तो इवन रेगुलर प्रोसेसिंग इसका आंसर हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इसका आंसर मैं आगे जब पढ़ाऊँगा तब आपको समझाऊँगा, क्योंकि कई जगह ये क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन है। इवन ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए। कई बार क्या है कि ये क्वेश्चंस कई किताबों में अलग अलग आंसर दे रहा है, तो 2-3 किताबों में राय में अलग है, दृष्टि में अलग है। तो इवन क्या है कि मैं दृष्टि पढ़ रहा हूँ, तो उसके हिसाब से एक बार आपको बता रहा हूँ। क्योंकि रेगुलर प्रोसेसिंग, हालांकि इसका आंसर अलग हो सकता है, लेकिन आपको जब इसके बारे में हम डिटेल से कब बात करेंगे, जब हम क्लास के प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे, जब मैं प्रोसेसिंग पढ़ाऊँगा, इनपुट आउटपुट वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ ये प्रोसेसिंग सिस्टम भी आएगा। तो वहाँ आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात ये भी है, जो क्वेश्चन विवादित होता है ना, तो वो क्वेश्चन परीक्षा में भी नहीं आता। तो इसका आंसर है रेगुलर। इसका आंसर है लाइट पेन, मार्कर ले लेते हैं। तो इवन मार्कर की वजह से कलर भी लेना पड़ेगा और रेड कलर लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर सी है, रेगुलर प्रोसेसिंग। तो इवन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुदोषों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है? इवन आपको पता है कि जब बिना गाइडलाइंस के कोई भी काम नहीं होता। इवन हमारे माँ बाप भी हमें बताते हैं, या हम कहीं काम करते हैं तो भी हमें बताया जाता है कि आपको ये काम करना है। तो आप उस काम को क्या करते हो, माइंड के अंदर क्या करते हो, प्रोग्राम करते हो कि यार मैं इस काम को कैसे करूं। तो इवन कंप्यूटर भी क्या करता है, किसी भी काम को प्रोग्राम करता है। जैसे क्या हुआ, 2 × 2, तो वो पूरा प्रोसेस हो गया, आपको 4 मिला। तो इवन क्या हुआ, कोई भी कोडिंग है, कोई भी प्रोग्रामिंग लिखी जाने के बाद आप जो कुछ है ये सब कुछ देख रहे हो, ये प्रोग्रामिंग का ही। तो इवन आंसर होगा सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में कि पैरेलल तकनीक का उपयोग किया जाता है। पैरेलल तकनीक, पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है कि एक चीज हो और एक साथ कई सारी उसके साथ चीजें जुड़ी हो। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है पैरेलल प्रोसेसिंग। तो पैरेलल प्रोसेसिंग, तो इसका आंसर आप बताइए और देखिए, सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? पैरेलल प्रोसेसिंग को समझिए। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि इवन एक काम ना होके, एक अकेला ना होकर कई जने साथ में हो। तो इवन एक साथ कई चीजें हो रही हो, मतलब उसको कंट्रोल करना वाला एक हो, और है ना उसके अंदर कई सारी चीजें हो, और पूरे सिस्टम से होते हुए प्रोसेस हो रही है, हर एक के जरिए से गुजर रही है। तो इसे क्या कहेंगे? डी, सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर डी होगा, सुपर कंप्यूटर में। क्योंकि आपने अभी
चंद्रयान गया था तो नेट्स पे बहुत सारी चीजें चली होगी, बहुत सारे कंप्यूटर्स देखे होंगे अंतरिक्ष में, तो उनका भी एक मास्टर कंप्यूटर होता है। तो वो सारी चीजें एक सिस्टम के साथ प्रोसेस होती है, तो उसे बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। अब बात करते हैं यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन के तरीकों को निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इवन यूजर, इसका आंसर क्या होगा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूजर इंटरफेस, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन? नहीं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ना ही कोई प्लेटफॉर्म की बात है यहाँ, ना इस स्क्रीन को कह सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ऑपरेट यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच क्या होता है, जो यूज कर रहे हैं वो यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंच कार्ड का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? मदरबोर्ड के निर्माण में, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए, फ्लॉपी बनाने के लिए, रैम चिप निर्माण के लिए। अब 26 क्वेश्चन, पंच कार्ड का प्रयोग किस लिए हुआ था? अब आप देखिए, जब जेकार्ड जेलुम ने बनाया था तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल किस में यूज लिया था? कपड़ों की डिजाइन में यूज लिया। फिर आईबीएम में आया थर्ड जनरेशन के अंदर, मतलब थर्ड जनरेशन, तो ये होता है कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए सॉरी, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए। अब बात करते हैं आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का पूरा नाम कई बार रीजनिंग में पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर होगा सीधा सा सीधा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्योंकि इसका टेबलेट कंपनी की स्थापना 1896 में हुई थी और 1924 के अंदर इसका नाम आईबीएम बिजनेस पड़ा। बात करते हैं 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया? तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? इंटेल ने बनाया। इंटेल आविष्कारक माना जाता है। पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर था जो व्यापार के लिए जो यूज हुआ सबसे पहले, आपको पता है कौन था? क्योंकि व्यापारिक कंप्यूटर की बात करें तो 1890 के अंदर जो टेबलेटिंग मशीन कंपनी थी जिसका नाम 1924 के अंदर आईबीएम पड़ा, तो उसने 1890 में जो डाटा गिनने का जो लिए यूज किया ना, तो उस मशीन का, टेबलेटिंग मशीन का जनगणना डाटा यूज करने के लिए, तो आईबीएम का यूज हुआ था। अब बात करते हैं कंप्यूटर में प्रयुक्त उच्च स्तरीय भाषा है। तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर उच्च स्तर की भाषाओं का युग है। जब 5th जनरेशन आई, कोई भी प्रोग्रामिंग हुई, जावा, .NET, C++, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इवन क्या होगा? फॉर्ट्रन, ऐसी भाषा जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, कहते हैं क्या कहते हैं उसे? कहते हैं मशीनरी भाषा। 0 और 1 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन के दौर में आई थी मशीनी भाषा, ENIAC। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन सीधा ही आता है ये तो, कि ऐसी भाषा जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। मशीनी भाषा। अब बात करते हैं कि जावा एक है कंप्यूटर की कंपनी, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा, कंप्यूटर वायरस और क्या है? तो कंप्यूटर की एक जावा एक उच्च स्तरीय भाषा है, फॉर्ट्रैन की तरह। C++, जावा, .NET तो फॉर्ट्रैन की तरह उच्च स्तरीय भाषा है। बिजनेस के रिकॉर्ड के लिए कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज बनी? बिजनेस रिकॉर्ड के लिए तो कौन सी बनी? कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसका वाणिज्यिक जगत में और व्यापार जगत में बहुत खूब यूज हुआ। आज भी आप देखते हो ना, ये CA वगैरह, अकाउंटेंट वगैरह, तो वहाँ भी। अब CAD का अर्थ है, CAD का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडवांस डिजाइन, कंप्यूटर अलाइन डिजाइन। तो इवन बात करते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए,
AI का पूरा नाम क्या है? AI का पूरा नाम सोचिए, सोचिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कई बार रीजनिंग में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिक का पूरा नाम क्या है? बेसिक का पूरा नाम क्या है? बिगनर। अब आप बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग कोर्स भी कर लेते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं होता कि आपने जो कोर्स किया RKCL किया है तो उसका नाम क्या है। तो बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल का पूरा नाम क्या है? भी मैंने बोला था कि कोबोल एक बिजनेस लैंग्वेज है। कई बार क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ। तो एप्पल का जो विकास हुआ माइक्रो कंप्यूटर का कब हुआ? 1971 में तो इंटेल आया था, और 1977 के अंदर कौन आया? एप्पल आया, स्टीव जॉब्स, जिनका एक ही नारा था, मौत को हमेशा याद रखो और अपना बेस्ट दो। तो इवन निम्नलिखित में से किन्हें कंप्यूटर का पिता माना जाता है? चार्ल्स बबेज। तो आजकल क्वेश्चन ये ना पूछ के एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ल्स बबेज के साथ प्रोग्राम लिखने वाली प्रथम महिला कौन थी, या वो महिला कौन थी, या कौन था? तो लेडी अगास्टा। लेडी अगास्टा थी जब चार्ल्स बबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था जिसके अंदर कंप्यूटर्स की सारी क्वालिटीज थी। इसको मैंने डिटेल्स के अंदर समझाया है, इवन इससे जस्ट एक वीडियो पहले आप वहाँ देख सकते हैं। आई बटन पे आप जाकर उस वीडियो का लिंक है। तो इवन चार्ल्स बबेज के साथ जो महिला थी लेडी अगास्टा, जो इसके लिए जो प्रोग्राम तैयार किया था उस महिला ने किया था। तो इवन कहना चाहूंगा कि जो पहली प्रोग्रामर महिला है ना, तो लेडी अगास्टा है। ये भी पूछा जाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है उसे कहा जाता है। ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर तो क्या होगा? कंप्यूटर को कार्यान्वित करना और कंट्रोल करना किसके हाथ में? किसी भी चीज को क्या होता है? ऑपरेट होता। कोई भी चीज, आप भी, जीवन भी एक ऑपरेट है। हम किसी के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं या किसी को ऑपरेट कर रहे हैं, हम चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज को ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा माइंड पूरी बॉडी को ऑपरेट कर रहा है। तो उसे क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा है माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और वाल्व। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा है माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वाल्व। तो चौथी पीढ़ी में क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर आया था, क्योंकि उसके बाद आपको पता है इंटीग्रेटेड सर्किट से फिर माइक्रो प्रोसेसर थर्ड जनरेशन के बाद। तो इवन मैंने आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझाया एक एक वीडियो। तो आप क्या आएगी, बात करते हैं आधुनिक कंप्यूटर के बारे में। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है VLSI, वाल्व्स, वैक्यूम ट्यूब, उपयुक्त सभी। तो आधुनिक कंप्यूटर के अंदर क्या यूज किया जा रहा है? खुद सोचिए, मैंने आपको करवाया है ये पूरा डिटेल्स। जब कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के जब कंप्यूटर्स के प्रकार पढ़ा रहा था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसका तीसरा या चौथा वीडियो है, वहाँ आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। VLSI का समझाया है, ULSI का समझाया है। तो VLSI की फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। बात करते हैं 43 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है द्वितीय से प्रथम से द्वितीय के अंदर जो परिवर्तन हुआ वो क्या था? पेपर तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो इन्हें कंप्यूटर आया था वो किस पे काम करता था? वैक्यूम ट्यूब पे काम करता था। तो इसका नेक्स्ट एडवांस वर्जन था इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे अर्धचालक पदार्थों से मिलाकर बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी।
अब बात करते हैं एक समय में एक साथ से ज़्यादा कार्य करने वाले कंप्यूटर को तकनीक को कहते हैं, क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। भाई एक आदमी होता है ना, मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज तो उद्देश्य हो गया कि मेरे को ये काम करना है। मल्टी यूजर वो होता है एक साथ कई चीज़ों का यूज कर लेता है। कई चीज़ों का, जैसे अब मैं इसका भी यूज कर रहा हूँ, वेबकैम का भी यूज कर रहा हूँ, तो इवन लेकिन जो काम करता है वो मल्टीटास्किंग। अब बात करते हैं मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर उपयोग करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर तो वहाँ बड़े बड़े टर्मिनल्स का यूज करते हैं। तो इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे जब ये हमारे आगे आएगा, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं यात्रा करने के लिए, अब आपको पता ही है, ये तो आंख बंद करके आप सही कर सकते हैं और 100% हर बच्चे का क्वेश्चन सही होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, फाइल्स। तो इसका आंसर होगा बी, लैपटॉप। ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है वह संपूर्ण एनालॉग, संपूर्ण डिजिटल। ऐसा कंप्यूटर जो संभव नहीं है, हाइब्रिड। मैंने आपको जब बताया था एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर जो अंकों में बताते हैं, डिजिटल एनालॉग डिजिटल्स के रूप में, जैसे आप थर्मामीटर देखा होगा। अब भी जो कोरोना का युग चल रहा है, कहीं भी जाते हैं वो स्कैनिंग आती है, तो उसमें आंकड़े डिजिटल रूप में आ रहे हैं। एनालॉग जो तो पुराने पेट्रोल पंप थे, तो वहाँ क्या है, वो भौतिक मात्राओं को तोलकर, भौतिक राशियों को तोलकर एनालॉग के रूप में बताते थे, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। तो इवन वो चीज़ अभी सारे जो पेट्रोल पंप पे वो भी डिजिटल है। और हाइब्रिड है ना, जो अभी स्कैनिंग हो रही है ना, वो हाइब्रिड है, हाइब्रिड। तो एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण क्या कहलाता है? हाइब्रिड कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कौन सी कंप्यूटर की पीढ़ी से प्रारंभ हुआ? तो इवन तीसरी पीढ़ी से प्रारंभ हुआ। तीसरी पीढ़ी में माइक्रो, तीसरी से चौथी माइक्रो आ गया, VLSI आ गया, ULSI आ गया। तो बहुत सारी चीजें, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन जो तीसरी पीढ़ी से होने लग गए थे, क्योंकि कंप्यूटर एक कमरे से लेके एक हाथ में आ गया था, मतलब इतना बड़ा परिवर्तन हो गया था। अब बात करते हैं मल्टी यूजर सिस्टम। एक छोटे व्यापार में खर्चे को कम करता है, क्योंकि इनमें एक ही प्रोसेसिंग यूनिट को अनेक से जोड़ा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, डम टर्मिनल्स। तो इसका आंसर होगा डम टर्मिनल्स। तो मल्टी यूजर सिस्टम में जो खर्चे उस एक ही प्रोसेसर, तो टर्मिनल्स होते हैं, डम टर्मिनल्स से जोड़ा जाता है। यून क्या है कि जो बहुत बड़े सर्वर बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं कई कंप्यूटर, तो वहाँ छोटे छोटे सर्किट्स बोर्ड बने होते हैं, सारे उससे हर कंप्यूटर कनेक्ट होता है, तो उन्हें टर्मिनल्स बोलते हैं। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? आप कहते हैं ना एरर, कि एरर आ गया, वो आ गया, नेट धीमा हुआ है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे बिट बोलते हैं, बाइट बोलते हैं, या प्रॉम बोलते हैं, या बग बोलते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बग। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों की तुलना में अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है। थोड़ा सा स्पेस आ गया इसके अंदर, तो वह कहलाता है, तो इवन क्या कहलाएगा? चुंबकीय टेप, सॉरी चिप। इसका आंसर तो चिप होगा, क्योंकि मेरे भी दिमाग से निकल गया। कंप्यूटर में जो सिलिकॉन का बना होता है, जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में रख सकता है, वह क्या कहलाता है? चिप, माइक्रोचिप। तो इवन आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अब क्या कर सकता, एक बार तहे दिल से फिर से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट किया, लेकिन थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ फैमिली रीजंस थे। तो इवन अब मैं
लगातार वीडियो लाता रहूँगा। और इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें।